ओम साईं राम। मैं अंकित तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी लोग जल्दी से आ जाइए और अपनी कॉपी और पेन को उठा लीजिए, क्योंकि अब चलने जा रहा है हमारा अगला एक और गवर्नर जनरल जो आपको समझना है, जॉर्ज बारलो। ये वास्तव में गवर्नर जनरल क्यों इसको श्रेणी में पढ़ते हैं, क्योंकि ये 2 साल के लिए आया था 1805 से लेकर 1807 तक। ये मात्र कार्यवाहक गवर्नर जनरल के रूप में आया था, लेकिन इसके शासनकाल तक कोई गवर्नर जनरल नियुक्त नहीं किया गया। यानी इन 2 सालों में कोई अभी तक गवर्नर जनरल चयनित हो ही नहीं पा रहा था। इस कारण इसको 2 वर्षों के लिए गवर्नर जनरल के रूप में बनना पड़ा। ध्यान रखना, कभी पूछा जाए तो ये कार्यवाहक था, ये वास्तविक गवर्नर जनरल नहीं था। इसके समय की एक घटना बड़ी प्रमुख थी। इसी के समय वेल्लोर तमिल में एक विद्रोह हुआ था। ध्यान रखना, इसे इतिहास में वेल्लोर का विद्रोह के नाम से जाना गया। ये वेल्लोर तमिल में पड़ता है, तमिलनाडु में। यहां पर ये विद्रोह हो जाता है। यहां पर एक्चुअल में हुआ क्या कि यहां पर इस समय इस वेल्लोर क्षेत्र का जो कह सकते हैं एक उप सेनापति था, बेंटिक। आगे चलकर ये अभी आपको गवर्नर जनरल और भारत का पहला गवर्नर जनरल दोनों पदों पर बैठते हुए मिलेगा। इसके समय इस उप सेनापति जो वेल्लोर का था, इस समय आपको देखने को मिलेगा बारलो इस समय का क्या था, गवर्नर जनरल। लेकिन इस वेल्लोर का जो उप सेनापति था बेंटिक, इसके समय एक घटना हुई। घटना क्या हुई कि इसने धार्मिक चिन्हों पर इस वेल्लोर क्षेत्र में पाबंदी लगा दी। धार्मिक क्षेत्रों पर, यही वेल्लोर विद्रोह था। क्या था? धार्मिक चिन्हों पर रोक। जैसे मान लीजिए सिख लोग अपनी बड़ी दाढ़ी रखते हैं, इसी की तरह वो कपाट धारण करते हैं। तो इन सब चीज़ों पर इसी समय इस बेंटिक ने रोक लगा दी। जब यहाँ रोक लगाई तो यहाँ पर एक विद्रोह हो गया, और घटना तब दुनिया के सामने ज़्यादा चर्चा में आ गई जब आम जनता के साथ यहाँ के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। तो ध्यान रखना, वेल्लोर विद्रोह ये सैनिकों द्वारा भी किया गया है। ध्यान रखेंगे, सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। अब ये वाली बात अभी तक एक तरह से नई थी। अभी तक सैनिक विद्रोह नहीं कर रहे थे। सैनिकों का मानना था कि वो ब्रिटिश सरकार के एक तरह से नौकर हैं, वो काम करते हैं, उनको पैसा मिलता है। लेकिन इस विद्रोह ने तय कर दिया कि अब ब्रिटिश सैनिक जो है, जो भारतीय लोग हैं, वो सिर्फ सैनिक ही नहीं बल्कि अपने क्षेत्र में अपनी चीज़ों की, यानी अपने धार्मिक अनुष्ठान वाली चीज़ों की सुरक्षा करना भी जानते हैं। ब्रिटिश सरकार को थोड़ा झटका इस जगह लगा और उन्होंने जितने भी सैनिक थे इनको बर्खास्त कर दिया। ध्यान रखना, तो ये एक जॉर्ज बारलो के समय की घटना थी, वेल्लोर का विद्रोह। ये याद रखना, ये तमिल में पड़ता है। उप सेनापति इस समय बेंटिक था, इसके समय हुआ था। ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद में बारलो के जो जॉर्ज बारलो था, इसके बाद आता है हमारा लॉर्ड मिंटो 1807 से लेकर 13 तक। 1807 से लेकर 13 तक लॉर्ड मिंटो आता है, उसको हमें देखना है। देखो, इन गवर्नर जनरल के बारे में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनको एज इट इज आप ऐसे ही नोट करते जाइएगा, और कुछ खास है नहीं, बस एक एक दो दो पॉइंट हैं इनमें। अभी जैसे ही मान लीजिए कोई बड़ा टॉपिक आता है, जैसे मान लो डलहौजी अभी आपको पढ़ना है, तो उसके समय की कुछ घटनाएं हैं, तो उनको आप क्या करोगे, अच्छे से समझ लोगे। तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट।
मिंटो नाम से दो बैठेंगे, लॉर्ड मिंटो प्रथम। अगर इसका शासनकाल देखा जाए तो 1807 से लेकर 13 तक रहता है। इसके समय की सबसे प्रमुख घटना ये थी कि रणजीत सिंह से इसके समय एक संधि हुई थी। ध्यान रखना, 1809 ईस्वी में रणजीत सिंह, अभी आपको इनको पढ़ना है, सिख धर्म पूरा आपके पास अभी बचा हुआ है। तो रणजीत सिंह से अमृतसर की संधि, तो इस समय लॉर्ड मिंटो के समय जो प्रथम था रणजीत सिंह से 1809 ईस्वी में एक अमृतसर की संधि होती है। इस संधि पर स्वयं इसने हस्ताक्षर नहीं किए हैं, इसने हस्ताक्षर, इसके समय ये संधि जरूर हुई है, लेकिन इस समय पंजाब का जो सेनापति था उसने चार्ल्स मिडकॉफ ने साइन किए हैं। ध्यान रखना, चार्ल्स मिडकॉफ ने हस्ताक्षर किए। ये प्रश्न पूछा गया है कि किसने इस संधि पर साइन किए हैं, तो ध्यान रखना इस समय ये इस क्षेत्र का सेनापति हुआ करता था, इसने साइन किए हैं। ध्यान रखेंगे। तो ये था आपका लॉर्ड मिंटो। इसी के समय 1813 ईस्वी में एक एक्ट आया है जो बहुत बार पेपर में पूछा गया, उसके प्रावधान जो हैं वो बहुत बार पूछे गए। तो हेडिंग डाल लेंगे अब आप अगली 1813 का चार्टर एक्ट। ये चार्टर एक्ट 20 वर्षों पर आते थे और ब्रिटिश सरकार कुछ अपनी जो मांगे थीं या कुछ अपने कानून थे इस चार्टर एक्ट पर लिख करके दे देती थी। यही थे चार्टर एक्ट। तो हेडिंग डाल लीजिए 1813 का चार्टर एक्ट। अभी तक कंपनी के ऊपर 3 तरीके से, एक तरह से जो ब्रिटिश सरकार थी वो अपना दावा पेश करती थी या उसको एक तरह से हर प्रकार से मदद देती थी। जैसे मैंने आपको बताया था, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्य थे जिनको आपको बताया गया था, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों का काम था कि ये कंपनी को व्यापारिक मामलों पे सलाह देते थे। फिर इसके बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया गया, जो दोहरा नियंत्रण स्थापित हो गया कंपनी पर कि अब कंपनी को राजनीतिक सलाह जो देंगे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के सदस्य देंगे, जिनकी संख्या 6 थी और बीओडी यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या 24 थी। तो ये 2 तरह के हो गए थे। इसके बाद जब आपने 1773 का ही एक्ट पढ़ा था उसमें आपको बताया गया था कि कंपनी को रेगुलेट करने के लिए 4 सदस्यीय गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक परिषद गठित की गई थी। तो वो थे, तो ये 3 तरीके से थे। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्य 24, एक थे कंपनी की जो गवर्नर होता था उसकी सहायता के लिए परिषद जिसमें 4 सदस्य शुरू में थे, फिर आगे चलकर 3 हो गए थे। एक होता था कि कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। तो इस तरह से कंपनी अभी तक संचालित हो रही थी। लेकिन कंपनी का क्षेत्र जैसे जैसे विस्तार हो रहा था वैसे वैसे ब्रिटिश सरकार को उससे लाभ लेने के कुछ तत्व चाहिए थे। तो अब कंपनी इसके तहत, इस एक्ट के तहत कुछ ऐसे सरकार, जो ब्रिटेन की सरकार है, ऐसे कानून लागू करेगी कंपनी के ऊपर जो वास्तव में अभी तक नहीं थे। पहला तो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया।
कंपनी अभी तक सिर्फ एकमात्र ऐसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो भारत में व्यापार कर रही थी। अब ऐसा नहीं है, अब उसका व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया। और समाप्त किसने किया? ब्रिटेन की संसद ने कहा कि अब सिर्फ कंपनी ही नहीं बल्कि ब्रिटेन की हर एक कंपनी भारत में जाकर व्यापार कर सकती। इसका मतलब ये है, एकाधिकार समाप्त करने का मतलब अब कोई भी ब्रिटेन की कंपनी भारत आकर व्यापार कर सकती है। इसके साथ साथ ही अभी तक भारतीयों को सिर्फ शारीरिक बल पर और भारत की कृषि को नष्ट किया जा रहा था। अभी तक भारत के धर्म में हस्तक्षेप नहीं हुआ था। लेकिन अब ब्रिटेन की इस 1813 के चार्टर एक्ट के बाद अब भारतीयों के धर्म में भी हस्तक्षेप होने लगेगा। कैसे? ब्रिटेन से मिशनरियों को आने की अनुमति मिल गई। ये मिशनरियां, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि किस एक्ट के तहत मिशनरियों को भारत जाने की अनुमति मिली थी। ये धार्मिक मुद्दों को लेकर के भारत में आती थी, अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए ये भारत में भारतीय देवी देवताओं की खुलेआम बेइज्जती करती थी। यही था इन धार्मिक मिशनरियों का भारत में आने का मूल उद्देश्य। इसके बाद अभी तक भारतीयों ने इस कारण इस एक्ट का इतना विरोध किया है, यहीं से अभी 1857 की क्रांति के बीज उत्पन्न होने लगेंगे और हर तरीके से यहां पर अब भारतीयों के धर्म में हस्तक्षेप किया जाना शुरू हो जाएगा। तो अभी तक ऐसा नहीं था। अभी तक जो एक्ट आते थे वो किसी अन्य चीजों पर डिपेंड होते थे, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए या उसको दिशा निर्देश देने के लिए। लेकिन अब भारतीय देवी देवताओं का अपमान भी शुरू होने लगेगा। तो यहां पर आप चाहें तो लिख लीजिएगा, भारतीय देवी देवताओं की खुलेआम बेइज्जती करती थी। जैसे आप सबने देखा होगा शिव जी का शिवलिंग होता था, शिव मंदिर। ये मिशनरियां यानी इनमें जो सदस्य आते थे शिव मंदिर में जाते थे, शिवलिंग के ऊपर एक तरह से बहुत अभद्र टिप्पणियां करते थे। तो ये सब इन्हीं के समय होना शुरू हो गया था और हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। फिर इसके बाद में इस एक्ट की एक अच्छाई देखी गई कि इसमें पहली बार शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान किया गया। तो ध्यान रखना, शिक्षा पर 1 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान किया गया। पहली बार शिक्षा पर व्यय के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। लेकिन समस्या सबसे बड़ी यहां पर यह उत्पन्न होगी कि शिक्षा किस भाषा में दी जाए ये तो तय ही नहीं था। तो इसलिए 1833 के एक्ट आने तक यानी अगले 20 वर्षों में, इसके 20 वर्षों तक भारत में शिक्षा के लिए ये 1 लाख रुपए व्यय ही नहीं किए जाते थे। हर वर्ष 1 लाख रुपए का बजट होता था शिक्षा का और कोई भी 1 रुपए इससे खर्च नहीं कर पाता था। यानी भारतीयों का 20 लाख रुपया अंग्रेजों के पास शिक्षा के लिए बचता चला जाता था। तो इस तरह से भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजों ने जो काम किए वो कोई भी सफल अभी तक नहीं हो पाए। इस एक्ट के बारे में कहा जाता था कि अगर ये एक्ट भारतीयों को कुछ करने के लिए प्रेरित करता है तो वो यही था कि शिक्षा पर 1 लाख रुपए व्यय, बाकी और कुछ नहीं था। इसके साथ साथ कंपनी का जब व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया तो इसमें कंपनी के सभी अधिकार समाप्त नहीं किए गए थे। इसमें चाय और चीन के साथ कंपनी का व्यापार जो था वो चालू रखा गया, यानी इन पर कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार था। तो ध्यान रखना, यहां पर एक पॉइंट और लिख लेना कि जहां पर ये आपने लिखा था वहीं पर नोट डाल करके लिख लेना कि चाय और चीन पर व्यापारिक एकाधिकार यानी अकेले कंपनी का अधिकार
बना रहा। यानी इन दो चीजों पर अभी भी कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार बना था, कायम था। यानी अभी तक कंपनी को सिर्फ चाय और चीन के लिए अकेले छूट थी और कोई वहां व्यापार नहीं करेगा। तो इस तरह से ये था 1813 का चार्टर एक्ट। इसके बाद अब आपको पढ़ना है लॉर्ड हेस्टिंग को। ध्यान से समझना, इसका शासनकाल थोड़ा महत्वपूर्ण है। अभी तक आपने पढ़ा होगा वॉरेन हेस्टिंग को, पिछली क्लास में आपने वॉरेन हेस्टिंग को समझा था। अब आपको समझना है लॉर्ड हेस्टिंग। ये वॉरेन हेस्टिंग से थोड़ा अलग है, ध्यान रखना। लॉर्ड हेस्टिंग, इसकी एक सबसे अच्छी चीज तो ये थी कि ये खुद साम्राज्यवादी शासक था, लेकिन साम्राज्यवाद का इसने खुलकर विरोध किया। साम्राज्यवादी शासक होने के साथ साथ इसने भी अपने साम्राज्य में सबसे ज्यादा 28 युद्ध लड़े, लेकिन खुद युद्ध लड़ने वाले शासकों की एक तरह से ये निंदा करता था। जैसे वेलेज़ली की इसने खुलकर निंदा की। तो प्रश्न एक बार पूछा गया, वो कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने लॉर्ड वेलेज़ली की निंदा की है? तो ध्यान रखना, ये हेस्टिंग ही था जिसने वेलेज़ली की निंदा की है, ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से लॉर्ड हेस्टिंग का शासनकाल, ध्यान रखना, इसका शासनकाल 1813 से लेकर 23 तक रहता है, यानी 10 वर्ष तक ये रहता है। तो यहां पर लिख लीजिएगा इसने। तो हम लोग यहां पर अपने लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल के एक कह सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव पर। इसने खुद तो 28 युद्ध लड़े, लेकिन ये वेलेज़ली की निंदा करता है और उसके युद्धों की निंदा करता है। अब इसके द्वारा लड़े गए कुछ प्रमुख युद्ध हैं, उनको जरा समझ लीजिए। युद्धों में जब बात आती है तो इसका सबसे पहला युद्ध नेपाल के साथ किया गया, इसका युद्ध दर्शाया जाता है। तो अंग्रेज नेपाल युद्ध, जिसे 1814 से लेकर 1816 के बीच में, यहाँ पर 2 चरणों में युद्ध हुआ था। लेकिन आपको बस ये याद रखना है कि नेपाल के साथ युद्ध कब हुआ। तो ध्यान रखना, अंग्रेज नेपाल युद्ध। नेपाल दुनिया का आपको ऐसा देश मिलेगा जो कभी किसी भी कह सकते हैं साम्राज्य का गुलाम नहीं रहा, ध्यान रखेंगे। लेकिन इसके साथ भी युद्ध हुए हैं, जिनमें कहा जाता है 1814 से लेकर 1816 का अंग्रेज नेपाल युद्ध बहुत प्रसिद्ध रहा। इस युद्ध के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर अंग्रेजों का जो सेनापति था वो ऑक्टर लोनी था, ध्यान रखना, ऑक्टर लोनी ने नेपालियों में गोरखों को पराजित किया, गोरखों को पराजित किया। इसके साथ साथ ही इस अंग्रेज नेपाल युद्ध में ध्यान रखना, इसमें ऑक्टर लोनी ने जब गोरखों को पराजित किया तो एक संधि होती है जिसे संगोली की संधि के नाम से जाना जाता है। तो इस युद्ध के बाद संगोली की संधि हुई। इस संधि के कुछ प्रावधान बड़े महत्वपूर्ण रहे, उनको आपको समझना है। तो ये याद रखना कि इस समय ये युद्ध हुआ था और इसके अब प्रावधान जरा देख लीजिएगा, क्योंकि इसका इफेक्ट बहुत दूर तक जाने वाला है। अंग्रेज नेपाल जब युद्ध हुआ तो इस नेपाल अंग्रेज के युद्ध के बाद गोरखों को अंग्रेज सेना में शामिल किया जाने लगा। गोरखों को अंग्रेज सेना में, अंग्रेजी सेना में शामिल किया जाने लगा, शामिल किया जाने
लगा। इसके साथ साथ ही शिमला, मसूरी और नैनीताल के ये हिल स्टेशन डेवलप हुए। ध्यान रखना है, प्रश्न कई बार पूछा गया है कि ये शिमला, मसूरी, नैनीताल, इनके हिल स्टेशन कब डेवलप हुए? तो ध्यान रखना, ये जो हिल स्टेशन थे ये विकसित किए गए। हिल स्टेशन विकसित किए गए। इस युद्ध का परिणाम ये रहा कि अंग्रेजों ने जब गोरखों को शामिल कर लिया तो आगे चलकर अभी आप देखेंगे तो 1857 की क्रांति में इन गोरखों ने अंग्रेजों को जो मुख्य रूप से जीत दिलाई है वो इन गोरखों ने ही दिलाई है। तो ध्यान रखना, तो इस तरह करके ये था वास्तव में एक तरह से अंग्रेजों द्वारा लड़ा गया नेपाल का युद्ध। ध्यान रखना, इसके बाद सिक्किम का एक शासक था, उसने भी इन अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। यानी इस नेपाल युद्ध के बाद सिक्किम का जो क्षेत्र था वो अंग्रेजों के पास आ गया। इसके साथ साथ गढ़वाल और कुमायूं ये भी क्षेत्र अंग्रेजों को मिल गए। तो ध्यान रखना है, इस नेपाल युद्ध के बाद गढ़वाल, कुमायूं और सिक्किम का जो राजा था वो इनके शरण में आ गया था। ध्यान रखेंगे, तो ये क्षेत्र अंग्रेजों को मिल गए थे। इसके साथ साथ ही जो गोरखे थे वो अंग्रेजी सेना में भर्ती किए जाने लगे। तो ये था इसके समय लॉर्ड हेस्टिंग के समय लड़ा गया एक अंग्रेज नेपाल युद्ध जो 1814 और 16 के बीच में लड़ा गया है। 2 चरणों में लड़ा गया था, पहला और दूसरा चरण। बस इतना याद रखना कि ये युद्ध 1814 से 16 के बीच में लड़ा गया। संगौली की संधि के साथ ये युद्ध समाप्त हो गया था। इस युद्ध में ऑक्टर लोनी ने विजय पाई थी और ये अंग्रेजों की तरफ से था, गोरखों को इसने पराजित कर दिया था। ध्यान रखेंगे, फिर इसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग के समय ही पिंडारियों का दमन किया गया था। ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। जब द्वितीय अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ तो उसमें मराठों की जो सेना थी उसको समाप्त कर दिया गया, यानी मराठों की जो सैन्य शक्ति थी उसको सीमित कर दिया गया, जिस कारण मराठों के जो बरगीर सैनिक थे वो इधर उधर भटकने लगे। ये बरगीर सैनिक क्या थे? मैंने आपको मराठा पढ़ाते वक्त बताया था कि जो मराठों के सैनिक हुआ करते थे उन्हें बरगीर के नाम से जानते थे। इन बरगीर सैनिकों को कहा जाता था कि ये पिंडारी लोग होते हैं, यानी पिंड जाति से आते हैं। पिंड का मतलब होता है कच्ची शराब का सेवन करने वाले। तो ध्यान रखना, इसके समय ही, हेस्टिंग के समय ही पिंडारियों का दमन हुआ है। पिंडारियों का दमन। पिंडारियों का दमन जरा समझ लीजिए। पिंड अर्थात कच्ची शराब का सेवन करने वाले, जो कच्ची शराब का सेवन करते थे उन्हें पिंडारी कहते थे। ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद में इन पिंडारियों को जब द्वितीय अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ तो मराठों की सेना जब समाप्त कर दी गई, एक तरह से छीण कर दी गई, सीमित कर दी गई, तो इन पिंडारियों को सेना से बाहर कर दिया गया। ये बेरोजगार हो गए तो ये लूटमाट करने लगे। लूटपाट जब ये करते थे तो ये अंग्रेजों को नुकसान पहुंचने लगा। अंग्रेजों ने इनके दमन के लिए एक सेना बनवाई। ये वास्तव में लॉर्ड हेस्टिंग की ही पूरी रणनीति थी। पिंडारियों के 3 प्रमुख नेता थे, उनका भी नाम आपको देखना है। तो यहाँ पर बस पहले ये समझ लीजिएगा कि हेस्टिंग ने हेल्स्लोप के नेतृत्व में एक सेना बनवाई थी। ध्यान रखना, हेल्स्लोप के नेतृत्व में, यानी पिंडारियों को पराजित इसी ने किया है। ध्यान रखना, इसमें अंग्रेजों ने एक सेना हेस्टिंग ने तैयार की और कहा पिंडारियों का दमन करो। ध्यान रखना, पिंडारियों के 3 प्रमुख नेता थे, यहीं पर लिख लेना इनके नेता पिंडारियों के 3 प्रमुख नेता हुआ करते थे। एक था चीतू, एक था करीम खां और एक था वसील मोहम्मद। तो ये 3 प्रमुख नेता थे।
चीतू जो था इसको जंगली जानवरों ने खा लिया था। जब ये पिंडारियों का दमन करने हेस्लोप गया तो इसको जंगली जानवरों ने एक तरह से मार डाला था। करीम खां को जागीर दे दी गई थी, यानी ये हेस्टिंग के शरण में आ गया, इसको जागीर दे गई थी। वसील मोहम्मद को सिंधिया जो ग्वालियर के थे, आप सब जानते होंगे, इस समय उनके एक वंशज ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं भी, तो ध्यान रखना उन सिंधिया ने वसील मोहम्मद को, यानी मराठों के ही एक सहयोगी रहे थे सिंधिया, इन वसील मोहम्मद को सौंप दिया था ये अंग्रेजों को। तो वसील मोहम्मद चले गए अंग्रेजों के एक तरह से पास में। ध्यान रखना ये सिंधिया ने काम किया था, सिंधिया ने अंग्रेजों को वसील मोहम्मद को दे दिया था एक स्वाह भलाई लूटने के चक्कर में। फिर इसके बाद इसके साथ बड़ा दुर्व्यवहार हुआ, इसको आखिर में मृत्युदंड दिया गया था। तो इस तरह करके पिंडारियों का एक कह सकते हैं दमन जो हुआ वो हेस्टिंग के समय ही हुआ था। पिंडारी मराठों के बरगीर सैनिक होते थे, ध्यान रखना। तो इस तरह से करके मराठों का एक ऐसा दल हुआ करता था जो कभी उनकी सहायता प्रदान करता था। फिर इसके बाद में कहा जाता है इन पिंडारियों के दमन के बाद फिर तीसरा अंग्रेज मराठा युद्ध होता है। इसके बाद मराठों को एक तरह से समाप्त कर दिया जाता है। तो तीसरा अंग्रेज मराठा युद्ध, देखिए पिंडारियों का दमन हो रहा है, उसके अंग जितने थे उनको समाप्त कर दिया गया, लेकिन अभी मराठा संघ समाप्त नहीं हुआ था। ध्यान रखना 1816 से 1818 के बीच में तीसरा अंग्रेज मराठा युद्ध होता है। तीसरा अंग्रेज मराठा युद्ध, ये 1816 से 18 के बीच होता है। ध्यान रखना इस युद्ध में कहा जाता है कि हेस्टिंग अंग्रेजों का गवर्नर था, लॉर्ड हेस्टिंग था, ध्यान रखना, वॉरेन मत समझ लेना। फिर इसके बाद इधर बाजीराव सेकंड था, बाजीराव द्वितीय था। तीसरा अंग्रेज मराठा युद्ध जब हुआ तो मराठे एक तरह से सैनिक शक्ति के रूप में कमजोर हो ही चुके थे, लेकिन यहाँ पर बाजीराव के समय ही मराठा संघ जो था, मराठा संघ समाप्त कर दिया गया। मराठा संघ आपको बताया गया था कि मराठा संघ में सारे दल शामिल कर लिए गए थे और उनको मिलाकर के एक संघ बनाया गया था। जब मराठों के पास कोई एक तरह से पेशवा नहीं बचा था तब ये संघ निर्मित किया गया था। तो इस तरह से कह सकते हैं। फिर इसके बाद जब उसका अजन्मा पुत्र एक तरह से कह सकते हैं छोटा जन्म लेता है तब उसको बनाया जाता है पेशवा, लेकिन वहां से मराठा संघ आपने समझा था, तो ये मराठा संघ जो था समाप्त कर दिया गया। यानी ग्वालियर के जो सिंधिया थे उनको और इसी तरह होलकर को, इन सब को क्या कर दिया गया, इनको सबको हटा दिया गया, यानी सबको बर्खास्त कर दिया गया, यानी ये संघ खत्म हो गया था। इसमें गायकवाड़, सिंधिया और होलकर तीन लोग शामिल थे, यानी तीनों को अलग अलग कर दिया गया। तो इस तरह करके मराठा संघ इस समय समाप्त हुआ। इसके बाद बाजीराव द्वितीय के बाद किसी को भी पेशवा नहीं बनाया गया, यानी किसी को भी अंग्रेजों ने पेशवा की मान्यता नहीं दी गई। ध्यान रखना बाजीराव के जो पुत्र थे नाना साहब पेशवा, इनको पेशवा की दर्जी नहीं दी गई, यानी इनको पेशवा की मान्यता नहीं मिली। बाजीराव द्वितीय को ही बिठूर भेज दिया गया, कहने लगा आप तुम भैया यहाँ मत रहो, यहाँ रहोगे तो विद्रोह होने लगेंगे मेरे खिलाफ। तो बिठूर इनको निर्वासित कर दिया गया। बिठूर निर्वासित, ये बिठूर जो है ये यूपी में कानपुर के पास पड़ता है। आप सब अगर कभी यहाँ पर आए, यहीं पर वाल्मीकि जी का आश्रम भी है, तो ध्यान रखना ये यूपी में पड़ता है। तो इस तरह करके एक वारेन हेस्टिंग का ये शासनकाल रहा जिसमें मराठों के साथ तीसरा युद्ध होता है, तीसरा अंग्रेज मराठा युद्ध। और इस युद्ध के बाद मराठों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है, यानी दमन कर दिया जाता है। इसके बाद
मराठों के जो क्षेत्र अभी तक एक तरह से कह सकते थे जैसे जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, ये सब अब अंग्रेजों को मिल गए। तो ध्यान रखना इस युद्ध के बाद ही जोधपुर, जयपुर और उदयपुर, इन क्षेत्रों पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अंग्रेजों को ये मिल गए, यानी अंग्रेजों का अब साम्राज्य बहुत तेजी से विकसित हो रहा था, यानी बढ़ रहा था। तो इस तरह करके ये तीसरा अंग्रेज मराठा युद्ध था। इस वॉरेन लॉर्ड हेस्टिंग के समय ही एक घटना और घटी थी जिसके बारे में आपको समझना है। जैसे आपने पीछे समझा था कि देश में एक स्थायी बंदोबस्त था, उसी को इस्तमरारी बोलते थे। अब यहाँ पर एक ऐसी कर व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी जो अभी तक आपने नहीं देखी थी। तो अब हेडिंग डाल लीजिए रैयतवाड़ी कर व्यवस्था, और इसी के समय रैयतवाड़ी कर व्यवस्था और दूसरी महालवाड़ी कर व्यवस्था और देखने को मिलेगी। यही तीन व्यवस्थाएं थी, एक स्थायी बंदोबस्त जिसे इस्तमरारी भी कहते थे, दूसरा रैयतवाड़ी और तीसरा महालवाड़ी। ध्यान रखना। तो इस तरह करके अब आप रैयतवाड़ी जो कर व्यवस्था है, रैयतवाड़ी राजस्व व्यवस्था है, उसकी हेडिंग डाल लीजिए रैयतवाड़ी राजस्व व्यवस्था। रैयतवाड़ी राजस्व व्यवस्था भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में लागू की गई। जिस तरह स्थायी बंदोबस्त को पहले सिर्फ बंगाल में लागू किया गया था और बाद में बिहार और उड़ीसा में जॉन सोर ने लागू किया था, उसी तरह जरा इसको देखना, रैयतवाड़ी कर व्यवस्था। रैयतवाड़ी कर व्यवस्था ये 1820 में लागू की गई। ये भारत के सबसे बड़े क्षेत्र यानी 51% ब्रिटिश क्षेत्र में लागू की गई। ब्रिटिश भारत के, ध्यान रखना है, ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्र पर इसको लागू किया गया। जितना ब्रिटिश के पास क्षेत्र था उसका 51% क्षेत्र पर यह लागू की गई। इस क्षेत्र में सबसे प्रमुख क्षेत्र थे बॉम्बे और मद्रास के, यानी ये व्यवस्था बॉम्बे और मद्रास में लागू की गई। ध्यान रखना, बॉम्बे में इस व्यवस्था को लागू करने का श्रेय, ध्यान रखना, एल्फिंस्टन को दिया जाता है। बॉम्बे में यह व्यवस्था दो जगह लागू हुई, बॉम्बे जहां पर एल्फिंस्टन ने लागू किया था, एल्फिंस्टन ने लागू किया। जबकि अगर आप मद्रास की बात करें तो मद्रास में टॉमस मुनरो ने इसे लागू किया था। टॉमस मुनरो ने इसे लागू किया। ध्यान रखेंगे। तो इस तरह करके ये रैयतवाड़ी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। कहां पर लागू किया, किसने लागू किया। अब समझ लेना क्या थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, क्यों आखिर इसको भारतीय किसानों के एक तरह से ऋण जाल में फंसने का मूल कारण बताया गया। सबसे बड़े क्षेत्र में लागू थी रैयतवाड़ी कर व्यवस्था का। एक तरह से कह सकते हैं आशय ये था कि अभी तक जमींदार को एक तरह से भूमि का स्वामी माना जाता था स्थायी बंदोबस्त में। रैयतवाड़ी में किसान को ही भूमि का स्वामी माना गया। ध्यान रखना, किसान को भूमि स्वामी माना गया और लगान को निर्धारित कर दिया गया। ये लगान जो थी वो 30 वर्षों के लिए थी, यानी 30 वर्ष बाद ही इसमें कोई संशोधन हो सकता था। तो 30 वर्ष तक के लिए ये लगान लागू कर दी गई। लगान की दर इतनी ऊंची थी कि
किसान ये जो दर लगान थी ये दे ही नहीं पाते थे। लगान की दर इतनी ऊंची थी कि किसान लगान को दे ही नहीं पाते थे, जिस कारण किसान ऋण जाल में फंसते चले गए और उन्होंने महाजनों से ऋण लेना स्टार्ट कर दिया गया। महाजनों से ऋण लेना स्टार्ट कर दिया। इसके साथ साथ ही जब इस रैयतवाड़ी कर व्यवस्था में किसान ऋण नहीं दे पा रहे थे, यानी ये लगान नहीं दे पा रहे थे, तो उन्होंने नगदी फसलों को बोना शुरू कर दिया। तो अब ये याद रखना, अब किसान नगदी फसलों पर ज़्यादा जोर देंगे और यही तो अंग्रेज चाहते थे। नगदी फसलें बोएं और उन्हें औद्योगिक क्रांति के लिए कच्चा माल मिल जाए। नकदी फसलों पर जब ज़्यादा जोर दिया गया तो किसानों के पास खाद्यान्न की कमी होने लगी। इस खाद्यान्न की कमी के कारण ही बारंबार अकाल पड़े। ध्यान रखना, बारंबार फिर अब अकाल पड़ने शुरू हो जाएंगे। बलवंत फड़के के नेतृत्व में किसानों ने एक विद्रोह कर दिया। ध्यान रखना, बलवंत फड़के नाम के एक किसान थे, उनके नेतृत्व में एक विद्रोह हो गया और इस विद्रोह को इतिहास में बहुत मान्यता दी गई। ध्यान रखना, इसी के बाद यानी इस रैयतवाड़ी कर व्यवस्था को लागू करने के कारण वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में किसानों ने विद्रोह कर दिया। ध्यान रखना, वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में किसानों ने विद्रोह किया। ये विद्रोह शांत कराने के लिए अभी तक कोई काम नहीं किया गया, लेकिन आगे देखिए ये कर व्यवस्था लागू की गई तो तुरंत तो इसका कोई रिजल्ट दिखता नहीं, 2, 4, 5, 10 साल बाद ही ये दिखता है। तो ये जो विद्रोह हुआ था ये बहुत आगे चल करके हुआ था। ये विद्रोह वासुदेव बलवंत फड़के ने इन नगदी फसलों को ना बोने के लिए किया था। ध्यान रखना, ये विद्रोह ध्यान रखना इतिहास में 1875 में हुआ है। लेकिन इसका मूल कारण क्या था? इस रैयतवाड़ी कर व्यवस्था के लिए ही उन्होंने विद्रोह किया था। आगे चल करके 1879 में यानी 1879 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया। ध्यान रखना, दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया। दक्कन कृषक राहत अधिनियम को इसी रैयतवाड़ी कर व्यवस्था में सुधार के लिए पारित किया गया। तो ये थी आपके सामने एक रैयतवाड़ी कर व्यवस्था, इसमें किसान को ही भूमि का स्वामी मान लिया गया। ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद में आती है महालवाड़ी कर व्यवस्था। महालवाड़ी कर व्यवस्था, ध्यान रखेंगे, महालवाड़ी कर व्यवस्था, हेडिंग डाल लीजिए, महालवाड़ी कर व्यवस्था। महालवाड़ी कर व्यवस्था ये भी हेस्टिंग के समय ही लागू की गई, लॉर्ड हेस्टिंग के समय। इसमें महाल का अर्थ होता है मोहल्ला या गांव। तो इसमें मोहल्ले या गांव को अब लगान चुकाने के लिए एक तरह से चिन्हित किया गया। चिन्हित किया गया।
ये लगान जो निर्धारित होती थी ये 20 से 30 वर्षों के लिए निर्धारित होती थी, यानी 20 वर्ष से पहले इसमें कोई संशोधन नहीं किया जाएगा और अधिकतम 30 वर्षों तक होगा, 30 वर्ष में इसमें अपने आप संशोधन किया जाएगा। तो इस तरह महालवाड़ी कर व्यवस्था लागू की गई। फिर इसके बाद में इसमें संपूर्ण जो मोहल्ला होता था यानी गांव होता था उसको लगान चुकाने के लिए जिम्मेदार माना गया कि अब लगान चुकाने का जो जिम्मा होगा इसके पास होगा। किसानों के पास समस्या इस समय भी थी क्योंकि इनके पास कोई अधिशेष बच नहीं पाता था जिससे वो कृषि में इन्वेस्ट कर नहीं पाते थे। समस्या यहाँ भी वही थी। तो किसानों ने एक तरह से ऋण जाल से बचने के लिए अपनी जो भूमि थी वो मुखिया या लंबरदार के पास गिरवी रख दी। यहीं से ये मुखिया और लंबरदार जैसे शब्द निकल के आते हैं। इनके पास जब गांव की भूमि यानी किसानों की गिरवी रखी जाने लगी तो भूमि का केंद्रीकरण अब इनके पास हो गया और ये आज़ादी के बाद तक बड़े ही मजबूत रहे, ये वर्ग मजबूत रहा। तभी आप सब सुनते होंगे इन शब्दों को, तो बड़ा प्रतिष्ठित माना जाता। तो यहाँ पर ये सब व्यवस्थाएं निकल के आने लगी। एक व्यक्ति हुआ है मार्टिन बर्ग, जिसने उत्तर भारत में ये महालवाड़ी व्यवस्था जो है इसमें सुधार किया। अच्छा जरा समझ लीजिए इसका क्षेत्र कहाँ पर था महालवाड़ी का। जैसे आपने देखा था कि रैयतवाड़ी को मद्रास और बॉम्बे में लागू किया गया था, इसी तरह जब आप स्थायी बंदोबस्त की बात कर रहे थे तो बिहार, बंगाल और इसके साथ साथ ही उड़ीसा में लागू की गई थी। ये जो महालवाड़ी कर व्यवस्था थी इसका अगर क्षेत्र देखा जाए तो ये ब्रिटिश भारत के 30% क्षेत्र पर लागू थी। ठीक, 19% पर लागू थी आपके समय आपने देखा था स्थायी बंदोबस्त, 51% पर लागू हुई थी रैयतवाड़ी कर व्यवस्था और 30% क्षेत्र पर महालवाड़ी। इसके अगर क्षेत्रों की बात की जाए तो ये पंजाब, यूपी और मध्य भारत, जहां पर एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़ ये क्षेत्र आते थे, तो इन सब में इसको लागू किया गया। ध्यान रखेंगे। तो इस तरह करके मध्य भारत में ये महालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। साथ ही साथ पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी इसका वर्चस्व था। इसके साथ साथ ही महालवाड़ी व्यवस्था में एक व्यक्ति ने सुधार किया है जिसका नाम मार्टिन बर्ग है। नाम याद रखना क्योंकि इतिहास में ऐसे व्यक्तियों के नाम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। महालवाड़ी व्यवस्था में मार्टिन बर्ग का नाम बहुत एक तरह से प्रतिष्ठित रूप में लिया जाता है। मार्टिन बर्ग ने इस महालवाड़ी जो व्यवस्था है इसमें सुधार किए हैं, ध्यान रखना। और इन्हें उत्तर भारत में राजस्व व्यवस्था का पिता या जन्मदाता कहा जाता है, ध्यान रखना। सुधार किए, महालवाड़ी कर व्यवस्था में, जिस कारण इन्हें उत्तर भारत में राजस्व का जन्मदाता या पिता कहा जाता है। तो इस तरह करके ये अंग्रेजों की तीनों कर व्यवस्थाएं थी। दो आपको ध्यान रखनी है कि अभी आई हैं यानी इस लॉर्ड हेस्टिंग के समय, और एक आपको बताई गई थी कि 1793 में आई थी, वो याद रखना वॉलिस के समय। तो इस तरह करके आपकी ये तीनों कर व्यवस्थाएं समझ में आ गई होंगी। ध्यान रखना है ये पूरे संपूर्ण भारत में लागू हो गई धीरे धीरे कर यानी यही तीन कर व्यवस्थाएं लागू रही। स्थायी, जिसे इस्तमरारी भी बोलते थे, ये ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्र पर लागू थी। ध्यान रखेंगे इसका अगर क्षेत्र पूछा जाए तो सबसे पहले ये बंगाल में लागू हुई थी। इसके साथ साथ ही ये बिहार और उड़ीसा में इसका क्षेत्र विस्तार हुआ था। फिर इसके बाद अगर बात की जाए रैयतवाड़ी,
तो ये कर व्यवस्था बॉम्बे और मद्रास में लागू हुई। बॉम्बे में एल्फिंस्टन ने लागू की थी और मद्रास में मुनरो ने लागू की थी, टॉमस मुनरो ने। ये ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्र पर लागू थी, ध्यान रखना। इसका क्षेत्र बॉम्बे और मद्रास था। फिर इसके बाद महालवाड़ी, ये कर व्यवस्था यूपी, मध्य भारत और इसके साथ साथ ही ये पंजाब में लागू थी। ये ब्रिटिश भारत के 30% क्षेत्र पर लागू थी, ध्यान रखेंगे। इसमें मार्टिन बर्ग ने सुधार किया था और इसी कारण इनको उत्तर भारत में राजस्व का पिता कहा जाता था। तो ये 3 कर व्यवस्थाएं आपको ध्यान रखनी है, जो अंग्रेजों के समय अंग्रेजों का एक पूरा राजस्व सिस्टम था। इसी आधार पर ये 100% कर व्यवस्था जो है वो लागू हुई थी। फिर इसके बाद में अब आपको एम्सहर्ट को पढ़ना है, जिनके समय कुछ प्रमुख चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ये अगले आपके गवर्नर हैं, 1823 से लेकर के 28 तक ये गद्दी पर रहते हैं, लॉर्ड एम्सहर्ट। ध्यान रखना, ये कर व्यवस्थाएं एक जगह नोट कर लेना, इन पर प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, उस समय आपके दिमाग में ये चीज़ें नहीं रहेंगी, और अगर कहीं इधर उधर कर दिया तो अब हमें देखना है लॉर्ड एम्सहर्ट को। लॉर्ड एम्सहर्ट के शासनकाल को देखें, हमने लॉर्ड हेस्टिंग को समझा है, बहुत ज़बरदस्त काल रहा। 1823 से लेकर 1828 तक लॉर्ड एम्सहर्ट रहते हैं। इनके समय सबसे 1823 से 28 तक इनका शासनकाल रहता है। वैसे तो व्यक्तित्व के बड़े सरल कहे गए, लेकिन इनके समय एक युद्ध हुआ है वर्मा के साथ, वो युद्ध बहुत फेमस हुआ है, अंग्रेज बर्मा युद्ध, जिसे प्रथम अंग्रेज बर्मा युद्ध के नाम से भी जानते हैं, 1824 से 1826। ध्यान रखना, इस युद्ध के प्रथम अंग्रेज वर्मा युद्ध, ये युद्ध हुआ है 1824 से 26 के बीच में। प्रथम अंग्रेज बर्मा युद्ध के बारे में कहा जाता है कि इस युद्ध में यान्डबू की संधि होती है, और इस यान्डबू की संधि के साथ ही 1826 में ये युद्ध समाप्त हो जाता है। ध्यान रखेंगे, लेकिन इस युद्ध की, ये यान्डबू की संधि याद रखना 1826, लेकिन इस युद्ध से कोई समस्या नहीं थी। इस युद्ध से हमें कोई समस्या नहीं थी, युद्ध होते रहते थे, अभी इसके पहले भी कितने युद्ध हुए। समस्या अब इसके शासनकाल की सबसे बड़ी ये रही कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा रीजन था जो 1857 की क्रांति का मेन एक तरह से कारण के रूप में उभर कर आया। देखिए कितने सारे कारण आपको पता चल गए। 1857 का एक कारण था मिशनरियों को भारत में आने के कारण भारत की धार्मिक व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप, तो 1813 में आपने एक कारण समझा था। दूसरा कारण आपने समझा था कि नाना साहब को पेशवा का एक तरह से उत्तराधिकारी पेशवा का नहीं बनाया गया, यानी बाजीराव द्वितीय के बाद किसी को पेशवा की अनुमति नहीं मिली। तो एक कारण ये था, उन्होंने भी क्या किया था, 1857 की क्रांति में कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व किया था। फिर इसके बाद में तीसरा कारण यहाँ से निकल कर आता है कि धार्मिक रूप से भारतीय जो थे वो समुद्र की यात्रा नहीं करते थे, समुद्र पार करके कहीं नहीं जाते थे। ये उनके लिए कह सकते हैं गुनाह होता था, एक तरह से उनके धर्म पर प्रहार होता था। लेकिन यहाँ अंग्रेजों ने कह दिया कि सैनिक भर्ती की गई है, जहाँ पर भेजा जाएगा तुम वहाँ जाओगे, और कहा गया समुद्र पार करके बर्मा में प्रवेश करो। समुद्र पार करके बर्मा में प्रवेश करो। लेकिन ये करने से सैनिकों ने मना कर दिया और बैरकपुर के सैनिकों ने मना किया। ध्यान रखना, और आगे चलकर बैरकपुर सैनिकों ने ही 1857 का विद्रोह भी किया था। तो यहाँ पर सैनिकों ने मना कर दिया, कहने लगे हम नहीं जाएंगे। बैरकपुर याद रखना ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, वेस्ट बंगाल में ये पड़ता है वर्तमान में।
तो इस तरह करके ये लॉर्ड एम्सहर्स्ट का शासनकाल था, जिस शासनकाल में पहला अंग्रेज बर्मा युद्ध 1824 से 26 के बीच में लड़ा गया था। इन सभी जो सैनिक थे जिन्होंने मना किया था, इनका कोर्ट मार्शल कर दिया गया। इस कोर्ट मार्शल के कारण ही इन सैनिकों ने आगे चल करके इस विद्रोह में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ली। तो सैनिकों का कोर्ट मार्शल कर दिया गया था, ध्यान रखोगे। तो ये था वास्तव में लॉर्ड एम्सहर्स्ट का शासनकाल, जो पहला अंग्रेज बर्मा युद्ध के कारण चर्चित रहा। बाकी व्यक्तित्व के सरल थे, मैंने पहले ही बताया, लेकिन अब ये युद्ध जो हो गया जिस कारण इनकी एक तरह से छवि थोड़ा धूमिल हुई थी। यह अंडबू की संधि जो हुई उसके तहत बर्मा का आधा हिस्सा अंग्रेजों को मिल गया, यानी आधा हिस्सा बर्मा जो था वो अब अंग्रेजों के पास आ गया। अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए, आधा बर्मा अंग्रेजों के पास आ गया। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज़ें बहुत समझ में आ रही होंगी और बहुत अच्छे से आप नोट भी बना रहे होंगे। अगर देखिए, एक बार मॉडर्न हिस्ट्री ऐसे पढ़ लीजिए कि ज़िंदगी में दोबारा कभी मॉडर्न हिस्ट्री ना पढ़नी पड़े। कभी भी आप किसी भी बुक को उठाएं, सब कुछ आपको ये लगे कि बिल्कुल पढ़ा हुआ है, कहीं कुछ अलग से नहीं है, हर चीज़ हमारे माइंड में है, हमने कभी इसको अच्छे से पढ़ा था। बस फिर इसके बाद देखिए, ये सब चीज़ें वो हैं जो आपको एक बेहतर कंप्यूटर बनाती हैं। अगर आप अच्छे से इनको समझते हैं, बहुत सारे आप में से ही लोग होंगे जो इनका नोट्स बना रहे होंगे। अब यहाँ ऑफलाइन क्लास तो है नहीं कि बच्चों को देखकर उनको और उत्साहित किया जाए कि आपके बहुत अच्छे नोट्स हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो यहाँ पर ये सब कुछ आपको ही करना है, ये सारी जिम्मेदारियाँ मैंने आपके सिर पर ही रख दी। मैं यहाँ खड़े होकर के सिर्फ आपको 1 घंटे पढ़ा सकता हूँ, इसके अलावा दूसरा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं कि मैं आपको किस तरह से मोटिवेट करूँ। और दुनिया में कोई किसी को मोटिवेट नहीं कर सकता, मोटिवेट आप सबसे ज़्यादा खुद से होते हैं, ध्यान रखेंगे। तो इतना आप तैयार करिए, अगली क्लास में हम यहीं से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।